आपका इंडिया न्यूज मंच पर। आज हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और मंच में दिन भर आज वो लोग आएंगे जो माने रखते हैं इस चुनाव में। पूरे देश की नजर इस चुनाव पर है और हमारे पास सबसे चर्चित चेहरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। बहुत स्वागत है योगी जी आपका इंडिया न्यूज के मंच पर। आपने अपना एक बिजी शेड्यूल के बीच में से एक वक्त निकाला और आप आए। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मंच पर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, कहा जा रहा है कि भाई न तेरा है न मेरा है, ये उत्तर प्रदेश सबका है। आप कह रहे हैं कि 80 और 20 का ही मामला है, बाकी कुछ है नहीं। तो 80 और 20 क्या है ये? देखिए, 80 और 20 वही है जो 2014 में हुआ, 2017 में हुआ, 2019 में हुआ। जितने भी सकारात्मक सोच के लोग हैं, जिन्हें राष्ट्रवाद अच्छा लगता है, जिन्हें सुशासन अच्छा लगता है, जिन्हें विकास अच्छा लगता है, जिन्हें सुरक्षा अच्छी लगती है, वे सब 80% में हैं। जो माफियाओं के शागिर्द हैं, अपराधियों के संग मिलकर के प्रदेश की जनता का जीना हराम करते थे, दंगों की आग में प्रदेश को झोंक करके उत्तर प्रदेश को दंगाग्रस्त प्रदेश बनाते थे, उन दंगाइयों के समर्थक हैं। जो गरीबों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचाने देते थे, उनका हड़प जाते थे। और जो लोग प्रदेश के विकास में ब्रेकर का काम करते थे, वे 20 में हैं। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पूरा देश और उत्तर प्रदेश उनके मार्गदर्शन में पिछले 5 वर्ष के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो कुछ भी किया है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना के लिए, प्रदेश की समग्र सुरक्षा के लिए और प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए जो कार्य हुआ है, वह सभी 80% में। तो 80 बनाम 20 ये सकारात्मक ऊर्जा बनाम नकारात्मक ऊर्जा की लड़ाई है। और मैंने पहले कहा ये 80 और 20 की लड़ाई होनी है। ठीक है, जब आपने ब्रेकर की बात करी कि कहा ब्रेकर था इस चुनाव में और प्रचार में, हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी सुना, बुलडोजर शब्द का प्रयोग खूब आया। आपने भी कहा बुलडोजर चलवा देंगे, विपक्ष ने भी कहा कि ये बुलडोजर वाली सरकार है। और हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई ऐसी संपत्तियां थीं जो गलत हाथों की थी, वहां बुलडोजर भी चलाए गए और मकान भी बनाए गए। उसका बकायदा आपने पूजा अर्चना करी। लोगों ने तो आपका नाम बुलडोजर बाबा रख दिया। तो ये बात माने कि जहां ब्रेकर था, इस सरकार ने वहां बुलडोजर चलवा दिया। हाँ, देखिए, विकास में जो भी बाधक होगा, देखिए, हम लोग जनता से जो कहे थे वह हमने 5 साल के अंदर पूरी ईमानदारी, पूरी प्रतिबद्धता के साथ किया। हमने कहा था संवैधानिक दायरे में रहकर के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करेंगे, वो कार्य हम कर रहे हैं। हमने कहा अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे, वो हमने करके दिखाया है। हमने कहा था हम गरीबों को उसका हक देंगे, 43 लाख गरीबों को उनका मकान दिलाया गया, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को उनका शौचालय दिया गया, 1 करोड़ 43 लाख गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन दिए गए, 1 करोड़ 37 लाख परिवारों को उज्ज्वला रसोई गैस के कनेक्शन फ्री में उपलब्ध करवाए गए, 6 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत और 3 करोड़ लोगों को राज्य सरकार के स्तर पर फ्री में उपचार की व्यवस्था दी गई, 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। समाज में बिना भेदभाव के सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ योजनाओं का लाभ सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। अपराध और अपराधी जिस भाषा को समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे, इस लक्ष्य के साथ कार्य किया गया। और स्वाभाविक रूप से कि प्रदेश की जनता ने इसको हाथों हाथ लिया है और हम लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ, हमारी जवाबदेही प्रदेश की 25 करोड़ जनता के प्रति है।
हमारी संवेदना प्रदेश के गरीबों के प्रति, प्रदेश की बेटियों के प्रति, प्रदेश के नौजवानों के प्रति, प्रदेश के किसानों के प्रति है। लेकिन दुर्भाग्य से विपक्ष में बैठे हुए जो नेता हैं, उनकी संवेदना माफियाओं के प्रति है, पेशेवर अपराधियों के प्रति है, समाज विरोधी तत्वों के प्रति है और राष्ट्रद्रोही तत्वों के प्रति है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है कि अलग अलग जगहों से गुहार लगने लगी कि मुख्यमंत्री जी मथुरा आएं और वहां से चुनाव लड़ें। मैं देख रहा था हेमा मालिनी ने इंदौर में बयान दिया कि मुख्यमंत्री जी का स्वागत है, मथुरा से आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। तो कृष्ण भगवान की जो जन्मस्थली है वहां पर भी बहुत कुछ आपने किया है और बहुत कुछ होगा। चुनाव लोकतंत्र की एक शोभा है। निर्वाचन आयोग चुनाव की तिथियों की घोषणा करता है, राजनीतिक दल अपना प्रत्याशी देते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। पार्टी जहां से मुझे कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा और मैं आभारी हूं मथुरावासियों का कि जिन्होंने मुझे मथुरा आने के लिए ऑफर किया है। लेकिन ये पार्टी का अधिकार है, पार्टी कहां से उपयुक्त समझती है वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। आप जैसे ही आए आपने ब्रज विकास क्षेत्र की घोषणा कर दी, वहां पे विकास के काम होने लगे और लगातार मैंने ये देखा कि जैसे अयोध्या में आपने उत्सव मनाया, वैसे मथुरा में भी उत्सव मनाया आपने। हम लोग तो सभी जगह मना रहे हैं। हाँ। देखिए, इस सरकार ने अपनी सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक पटल पर स्थापित किया है। खासतौर पर हम लोग जब आए थे अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन के साथ हमने अयोध्या को जोड़ा जी। रंगोत्सव और कृष्णोत्सव के रूप में मथुरा, वृंदावन, बरसाना को जोड़ा। देव दीपावली के साथ और शिवरात्रि के पर्व के साथ काशी को जोड़ा। कुंभ और माघ मेला के साथ प्रयागराज को जोड़ा। ऐसे ही हर एक स्थल को हमने उसकी पहचान, उसकी पौराणिक पहचान दिलाने का प्रयास किया गया और उनके नाम को भी उसके साथ जोड़ने का प्रयास किया। जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया, फैजाबाद का नाम अयोध्या किया गया, क्योंकि उसकी पौराणिक पहचान थी जी। तो उसकी पौराणिक पहचान उसको वापस मिले, इसके लिए सरकार ने एक प्रयास किया है और मुझे लगता है जनता जनार्दन का अपार आशीर्वाद इस मामले में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार को प्राप्त हुआ। ठीक है, क्योंकि जीर्णोद्धार की बात हुई, काशी मंदिर की बात हुई, अयोध्या में बहुत भव्य आयोजन हमने देखा, प्रधानमंत्री का बद्रीनाथ केदारनाथ जाना, दर्शन करना, आपका पूजा अर्चन करना। तो एक नई बहस जो एक नैरेटिव बना, जिस पर चर्चा होने लगी, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर होने लगी। कहा राष्ट्रवाद के बाद एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद शब्द आया, लोगों ने इसको डिबेट करना शुरू किया। लोगों ने कहा कि हाँ, वो चीज जिसमें हमारी आस्था है, जहां से लोगों का जुड़ाव है, उन सब जगह का जीर्णोद्धार हो रहा है। और अब विपक्ष ये कह रहा है कि इससे वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो जो विजुअल्स होते हैं इतने पावरफुल होते हैं और आप एजेंडा अपना चला रहे हैं, अपने आप आपके पास वोट खिंचा आता है। देखिए, इस एजेंडे को कांग्रेस भी चला सकती थी। किसने रोका था कांग्रेस को? और इसकी शुरुआत तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कर ही चुके थे जी। आजादी के तत्काल बाद, जब 1948 में सरदार साहब ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया था। विरोध तो कांग्रेस पार्टी ने किया था जी। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उस कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम में जाना चाहते थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको रोका था कि आप मत जाइए, लेकिन साहस का परिचय दिया राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। उन्होंने कहा कि रे, सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार ये भारत की आस्था का सम्मान है। हजारों हजार वर्षों से कोटि कोटि श्रद्धालुजन भगवान सोमनाथ का पूजा अर्चना करते हैं और उसके पुनरुद्धार कार्यक्रम में हम न जाएं, ये भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना का अभियान था। कांग्रेस उसमें बाधक थी। एक तरफ भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना न हो और दूसरी तरफ भारत आतंकवाद की चपेट में आए। एक तरफ सोमनाथ मंदिर का विरोध कांग्रेस करती है और दूसरी तरफ कश्मीर में धारा 370 को लागू करती है। यह कांग्रेस का दोहरा चरित्र दिखाता है। दूसरा, 2004 से 2014 के बीच में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार इस देश के अंदर शासन की। इन 10 वर्षों में कांग्रेस का वह कैरेक्टर भी हम लोगों ने देखा है और उसमें दुर्भाग्य से सपा बसपा बिन मांगे उसको समर्थन भी कर रहे थे।
जब इन्होंने राम सेतु के मुद्दे पर कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, ये तो मिथक है। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा अपमान दूसरा हो ही नहीं सकता जो इन्होंने किया था। और भारतीय जनता पार्टी तो सदैव इस बात को कहती है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के लक्ष्य को लेकर के ही चुनाव के मैदान में उतरती है और फिर इसके लिए अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करती है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर का निर्माण हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अभियान का ही एक कड़ी है। काशी में भगवान विश्वनाथ धाम का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना का ही अभियान का हिस्सा है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद ये भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अभियान का ही एक अभियान, एक उसका उसी का हिस्सा है। विंध्यवासिनी धाम या प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ, ये सभी उसी के हिस्से हैं, लेकिन केवल वहीं तक हम सीमित नहीं थे जी। हमने तो सुरक्षा के मुद्दे पर भी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया। आज आतंकी वारदात नहीं होती। आतंकवाद के प्रभावी नियंत्रण करने के लिए यहां एटीएस के सेंटर स्थापित होते हैं। हमने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आतंकवाद और किसी भी एंटी नेशनल एलिमेंट के खिलाफ पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई की। पिछली सरकारें उन्हें गला लगाती थी, पिछली सरकारें उन पर दायर आतंकी घटनाओं के मुकदमों को वापस लेने का पाप करती थी। हमने तो ये सब कुछ नहीं होने दिया। और तीसरा, हम लोगों ने सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था हो, युवाओं को नौकरी और रोजगार प्राप्त हो, किसानों को योजनाओं का लाभ मिले, गरीब को अन्न योजना का लाभ मिले, गरीब को मकान मिले, गरीब को शौचालय मिले, गरीब को विद्युत का कनेक्शन मिले, गरीब को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिले, हाईवे बने, एक्सप्रेसवे बने, एयरपोर्ट बने, मेट्रो की सुविधा का विस्तार हो। ये डेवलपमेंट और सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में ही चलाया गया एक अभियान है। और हमें प्रसन्नता है कि हमें इस अभियान के साथ जुड़ने का अवसर मिला और प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री जी, अखिलेश यादव भी मंदिर जा रहे हैं, प्रियंका गांधी मंदिर जा रही हैं, राहुल गांधी मंदिर जा रहे हैं। वो भी तो कह रहे हैं कि हम भी तो भक्त हैं। तो कौन मना कर रहा है? आखिर वही लोग तो थे जिन लोगों ने पहले राम जन्मभूमि पर ताला लगवा करके वहां पर पूजा अर्चना बंद करवा दी थी। यही लोग तो कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यही लोग तो थे जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। यही लोग तो थे जिन्होंने प्रदेश के अंदर कावड़ यात्रा को रोक लगा दी थी। यही तो लोग हैं, यही तो चेहरे हैं जिन्होंने प्रदेश में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजनों को रोक लगा दी थी। यही तो वे चेहरे हैं जो प्रदेश के अंदर पर्व और त्योहार आने पर दंगा करवाते थे। पहला दंगा कोसी कला से शुरू हुआ था, मथुरा से जी। मुजफ्फरनगर का दंगा कौन भूल सकता है? बरेली के दंगों को कौन भूल सकता है? मेरठ में जो उपद्रव हुए थे कौन उसको भूल सकता है? वाराणसी, अयोध्या और लखनऊ की कचहरियों पर जो हमले हुए थे, राम जन्मभूमि पर जो आतंकी हमला हुआ था, संकट मोचन मंदिर पर जो आतंकी हमला हुआ था, ये सब क्या था? ये सभी पिछली सरकारों की तुष्टीकरण की पाप है और उस पाप का भुक्तभोगी प्रदेश की जनता बनती थी। हमने पहले दिन कहा था योजनाओं का लाभ सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। कानून का राज होगा और कानून के राज के तहत शासन की व्यवस्था का संचालन होगा। और हमें प्रसन्नता है, हमने प्रदेश के अंदर कानून के राज की स्थापना के लिए उस कार्यक्रम को बहुत प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास किया, हर एक व्यक्ति को न्याय देने का प्रयास किया। ठीक है, लेकिन क्योंकि आस्था की बात आपने कही और उस समय राम सेतु वाला भी मामला था, राहुल गांधी ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी। सलमान खुर्शीद ने एक किताब लिखी और इस बात को कहा कि हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है और हिंदूवादी अलग है। ये तीन कैटेगरीज में उन्होंने कहा और कहा साहब मैं हिंदू हूं, हिंदुत्व हिंदूवादी का विरोधी हूं। राहुल गांधी जी के पूर्वज अपने को एक्सीडेंटल हिंदू बोलते थे, तो राहुल जी उसके आज के एडवांस वर्जन हैं।
वो विदेश में जाते हैं तो भारत को कोसते हैं, केरल में जाते हैं तो उत्तर प्रदेश को कोसते हैं। आज उनकी बात को उनकी पार्टी गंभीरता से नहीं लेती है। इसलिए मुझे लगता है कि उनकी बातों को जब पार्टी उनकी गंभीरता से नहीं लेती, जिस पार्टी के वे अध्यक्ष रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से पूरा देश भी गंभीरता से नहीं लेता है। हिंदू भारत की सांस्कृतिक पहचान है। हिंदुत्व भारत की जीवन पद्धति है और मुझे हिंदू होने पे गौरव की अनुभूति होती है और हिंदुत्व के अनुसार अपने जीवन को जीने में भी मुझे आनंद की अनुभूति होती है। एक बात इसमें और जोड़ देता हूं मुख्यमंत्री जी, क्या अखिलेश यादव के भी हिंदू होने पे आपको कोई संदेह है क्या? हमें तो किसी पे संदेह नहीं है। हर भारत का हर नागरिक हिंदू है। वो मंदिर जाए न जाए, पूजा करे न करे, हिंदू तो एक जीवन पद्धति है जी। वह शैव हो, शाक्त हो, वैष्णव हो, किसी भी परंपरा का अनुयायी हो, भारत के अंदर रह रहा है, उसकी पहचान, सांस्कृतिक पहचान हिंदू है। जो भी अपने को भारतीय कहेगा उसकी सांस्कृतिक पहचान के रूप में दुनिया उसे हिंदू के रूप में जानती है। इसलिए यह कोई बहस का विषय है ही नहीं। लेकिन इनकी निष्ठा पर संदेह जरूर होता है। जब ये लोग कावड़ यात्रा को रोकते थे, आज कहते नहीं साहब हम तो नहीं रोकना चाहते थे। जब ये जन्माष्टमी के आयोजन को प्रतिबंधित करते थे, हमने चालू करवाया 2017 में। इन लोगों के द्वारा अयोध्या में किसी भी प्रकार के आयोजन को रोक दिया गया था। कौन नहीं जानता है कि अयोध्या में एक बार राम जन्मभूमि मंदिर सुरक्षा को लेकर के एक बैठक गृह सचिव ने बुलाई थी। अयोध्या को लेकर के बैठक क्यों बुला दिया? समाजवादी पार्टी की सरकार ने गृह सचिव को सस्पेंड कर दिया था, बहुत विवाद हुआ था। तो ये तो इनकी फितरत थी। और अच्छा है ये लोग जितना बोलेंगे ना, इनका ये जो दोहरा चरित्र है ये जनता के सामने आएगा और जनता उन पर विश्वास वैसे भी नहीं करती है। जनता जानती है ये लोग जब भी आएंगे वही करेंगे। आएंगे फिर दंगा कराएंगे, ये लोग आएंगे अराजकता फैलाएंगे, आएंगे उन माफियाओं को फिर अपना शागिर्द बनाएंगे, अपना पार्टनर बनाएंगे, सत्ता की भागीदारी उनको करेंगे और फिर वे प्रदेश के अंदर तांडव करेंगे। इसलिए प्रदेश की जनता उन पर विश्वास नहीं करती। योगी जी ने बीच में डाल दिया है। हाँ, बीच में। लेकिन क्योंकि आपने कहा हिंदू वो भी हैं, अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं वो सुन रहा था, तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि आजकल मुझे सपने में डेली कृष्ण भगवान आते हैं और वो कहते हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा डेली आजकल सपने में कृष्ण भगवान आ रहे हैं। भगवान कृष्ण तो सभी के सपने में आते होंगे, आना भी चाहिए, लेकिन भगवान कृष्ण कोसते भी होंगे और इस बात के लिए कोसते होंगे कि हमने 4-4 बार मौका दिया, एक भी बार मेरी जन्मभूमि की तरफ आकर के झांक तो लेते। लेकिन वहां के विकास की बात तो दूर, उत्तर प्रदेश में पहला दंगा 2012 में कोसी कला मथुरा से प्रारंभ हुआ था और जब उस सरकार की विदाई हो रही थी तो भी जवाहर बाग की बीभत्स घटना घटित हुई थी। ये सब समाजवादी पार्टी की सरकार के कुछ ऐसे काले कारनामे हैं जिसको प्रदेश की जनता कभी नहीं बोल सकती, कभी नहीं बोल सकती। तो मुख्यमंत्री जी, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि 2017 के पहले की सरकार और 2017 से 2022 की सरकार में फर्क साफ है? फर्क साफ है, बहुत साफ है जी। पहले 17 के पहले आस्था का खिलवाड़ होता था, 2017 के बाद आस्था का सम्मान होता है। 2017 के पहले आतंकवादियों के जो राम जन्मभूमि पर, संकट मोचन मंदिर पर, हमारी न्यायपालिका पर हमला करने वाले आतंकी थे, पहले उनके मुकदमे वापस होते थे। आज उन आतंकवादियों के खिलाफ एटीएस के सेंटर बनाए जाते हैं और उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होती है, उन्हें सजा करवाई जाती है। पहले गरीबों का हक छीन करके बड़ी बड़ी तिजोरियों में भर करके और आरसीसी की दीवारों में कैद कर दिया जाता था, आज उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। फर्क साफ है। पहले बेटियां असुरक्षित थीं 2017 के पहले, 2017 के बाद आज बेटियां प्रदेश के अंदर अपने को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। 2017 के पहले प्रदेश का विकास में सरकार स्वयं ब्रेकर का काम करती थी, 2017 के बाद
केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के उत्तर प्रदेश के समग्र विकास को लेकर के बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश देश के विकास में बाधक माना जाता था। आज उत्तर प्रदेश देश के विकास में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फर्क साफ है। ठीक है योगी जी, क्योंकि जैसे ट्रेन चलती है ट्रैक पे तो दोनों ट्रैक बराबर होते हैं, एक बैलेंस होता है। हम भी जब सुनते हैं आपको, प्रधानमंत्री जी को, बीजेपी के लीडर्स को, तो एक तरफ विकास का ट्रैक चलता है और एक तरफ आस्था का ट्रैक चलता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आप लोग कैंपेन करेंगे, लोगों से बात करेंगे, जो आपने काम किया है वो उस पर ही आप बताएंगे कि साहब ये हमने 5 साल में काम किया है, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यूज है, एक्सप्रेस हाईवेज का इशू है, जो भी काम है। तो क्या ये दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं? धर्म एक तरफ और एक तरफ विकास, दो चीजें चल रही हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि हम राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के लक्ष्य को लेकर के बढ़े थे और हमने जो कहा सो करके दिखाया। विकास वहीं होगा जहां सुशासन होगा और सुशासन वहीं होगा जहां पे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की आधारशिला मजबूत होगी। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। भारत सेकुलर है इसलिए क्योंकि भारत हिंदू बाहुल्य है जी। आखिर पाकिस्तान, बांग्लादेश ये क्यों सेकुलर नहीं हो पाए? दुनिया के तमाम अन्य देश भले ही सेकुलरिज्म का ढोंग करें, लेकिन सेकुलरिज्म कहीं दूर दूर तक दिखाई देता है। और हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि भारत के अंदर हिंदू आस्था का सम्मान किए बगैर अगर कोई शासन करने का सपना देख रहा है, वो सपना उनका धरा का धरा रह जाएगा, ये कभी पूरा नहीं होगा। हमने जो कहा था चुनाव के दौरान, जनता से जो वायदे किए थे, उन वायदों को आज डबल इंजन की सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ पूरा किया है। और मैं फिर कह सकता हूं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना के साथ ही संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी, 25 करोड़ की जनता को सुरक्षा, बिना भेदभाव की सुरक्षा की गारंटी देना, हर एक गांव, हर एक गरीब, हर एक किसान, हर एक नौजवान, हर एक महिला तक शासन की योजनाओं को पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ पारदर्शी तरीके से पहुंचा देना और प्रदेश के तीव्र विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, तो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की होनी ही चाहिए। उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश 2017 के पहले जो विकास के पायदान पर पीछा था, बहुत पीछे था, छठी अर्थव्यवस्था थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पर था, विकास में बाधक माना जाता था, केंद्र सरकार की सभी योजनाओं में वो 15 से लेकर 36वें स्थान तक रहता था। आज मैं कह सकता हूं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या फिर अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश नंबर 2 स्थान पर आ गया है। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश देश के अंदर हर एक मोर्चे पर अग्रणी भूमिका के साथ कार्य कर रहा है। ये बदलते हुए भारत का, एक नए भारत का एक नया उत्तर प्रदेश है और ये डबल इंजन की सरकार का लाभ उत्तर प्रदेश के नागरिकों को प्राप्त हो रहा है और हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति भी करनी चाहिए। और जनता जनार्दन का आशीर्वाद ऐसे ही अगर प्राप्त होगा तो मान करके चलिए कि अगले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य होगा, नंबर 1 का राज्य होगा, न केवल योजनाओं में, विकास दर में भी, प्रति व्यक्ति आय में भी। मुख्यमंत्री जी, इस बार आपने नारा दिया अब की बार 300 पार, अखिलेश यादव ने नारा दे दिया अब की बार 400 पार, 3 छोड़ दिया उन्होंने। सपना देखना कोई बुरी बात थोड़े है और व्यक्ति जानता है कि सपा की क्या दुर्गति होने जा रही है। 2019 में इन लोगों ने बड़ी हसरत के साथ बड़े बड़े ख्याली पुलाव बनाए थे और चुनाव हुए नहीं कि पहले से ही उन्होंने पोर्टफोलियो भी वितरित कर दिए थे। और क्या स्थिति थी, ढिंडोरा पीटा था, महागठबंधन होगा, महागठबंधन होगा। सपा, बसपा, कांग्रेस
लोकदल और भारतीय समाज पार्टी, ये सभी लोग एकजुट होकर के एक मंच से उस समय आकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़े थे। जी। क्या हुआ था? महागठबंधन के बावजूद समाजवादी पार्टी प्रदेश में 80 में से मात्र 5 सीट पाई। बहुजन समाजवादी पार्टी इनसे दुगना सीट पा गई। जी। समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर के दल बन गया। और मुझे तो लगता है विधानसभा चुनाव में फिर कहीं ऐसा ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि जी फार्म बिल्स पे भी एक लंबी बहस, क्योंकि पंजाब में चुनाव है, पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है वो आपकी किसान बेल्ट है, एग्रीकल्चर बेल्ट बड़ी मानी जाती है, वहां के भी किसान बैठे थे धरने पे। तो जो जानकार थे, जो कमिटीज में थे, जिन्होंने इसका अध्ययन किया था, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था फार्म बिल का, वो एक सशक्त इकोनॉमिकल फैसला था। आने वाले सालों में हो सकता है थोड़ा वक्त लगता, कहा इस वक्त जो वापस लिया है वो एक बड़ा पॉलिटिकल फैसला है, अब वापस हो गया है। आज आपको लगता है कि क्या कुछ रिएक्शन उत्तर प्रदेश में उसका है? आप गए हैं, आपने रैलीज करी है, लोगों से भी मिले होंगे, क्या वो फैक्टर अभी भी है वेस्टर्न यूपी में? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही है, बहुत स्पष्टता के साथ उन्होंने कही है। उन्होंने कहा किसानों के व्यापक हित में मैं ये बिल लेके आया था, देश हित में से वापस ले रहा हूं। कतिपय संगठनों को हम समझाने में कहीं ना कहीं विफल रहे, लेकिन अगर वे लोग स्वीकार नहीं करते तो हम इसको वापस ले रहे हैं। मुझे लगता है उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती। मेरा ये मानना है कि पिछले 7 वर्षों के दौरान मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने किसानों के हितों के लिए जितना कुछ किया, 70 वर्षों में इतना कार्य नहीं हुआ। प्रदेश में जितना कार्य विगत 5 वर्ष के अंदर हुआ है, कांग्रेस 40 वर्ष में नहीं कर पाई थी। समाजवादी पार्टी 4 बार थी, वो नहीं कर पाई। 3 बार मायावती जी प्रदेश में मुख्यमंत्री थी, उन्होंने नहीं किया। ये सरकार की कार्य पद्धति को प्रदर्शित करता है। आप सोचिए, किसानों के लिए सिंचाई जीवनदायी नहीं होती है जी। इनकम को बढ़ोतरी करने का माध्यम होता है। 22 लाख हेक्टेयर लैंड को हमने अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई है प्रदेश में पिछले 5 वर्ष के दौरान। प्रोक्यूरमेंट की कोई पॉलिसी यूपी में नहीं थी। आज रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन यूपी में हो रहा है और सीधे किसानों से खरीद करके डीबीटी के माध्यम से भुगतान भी हो रहा है। 1,52,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों के खाते में सीधे किया गया है। जी। इस सरकार की नीति का हिस्सा है और सरकार उस पर लगातार कार्य कर रही है। इसमें 2 चीजें मैं और जोड़ दूं। आपने गन्ना मिल के जिन लोगों ने भुगतान नहीं किया उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई, और मुझे ये भी याद है कि गोंडा में जो डैम बनाने को लेकर हर बार पैसा रिलीज किया जाता था, उसको भी रोकने का काम किया, ये भी हमें याद है। मुख्यमंत्री जी, इसी में मैं जोड़ के एक सवाल पूछता हूं कि आपका कहना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, आपकी डबल इंजन सरकार ने इतना काम किया है कि गठबंधन का कोई मतलब नहीं है, कोई भविष्य नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता वंशवाद और जातिवाद की सरकारों को देख चुकी थी और एक लंबे समय तक देख चुकी थी। पहले कांग्रेस की सरकार की अराजकता को भी उन्होंने देखा है, बर्दाश्त किया है। 1990 के बाद परिवारवादी और जातिवादी मानसिकता के जो लोग सत्ता में आए थे, उनकी कार्य पद्धति को उन्होंने बहुत नजदीक से देखा है। आज वह राष्ट्रवाद को अपनी आंखों से देख रही है। राष्ट्रवाद किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब के लिए नहीं, पूरे समाज को अपने परिवार का हिस्सा मान करके और फिर उनके समग्र विकास को लेकर के कार्य कर रही है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 2014, 2017, 2019 जी और 2022 फिर से राष्ट्रवाद की एक लहर, एक सुनामी होगी। ये राष्ट्रवाद के साथ विकास भी जुड़ जाता है, सुशासन भी जुड़ जाता है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी जुड़ता है, सुरक्षा भी जुड़ जाती है। और इस
80 बनाम 20 की इस लड़ाई में जी विपक्ष हवा में उड़ता हुआ दिखाई देगा। 20 की बात योगी जी करना चाहूंगा। वैसी साहब का एक वीडियो हमने देखा और इस वीडियो में वो साफ कह रहे थे कि बस अब की बार कुछ भी हो जाए हम आपको मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, और लगातार कैंपेन कर रहे हैं वो यहां पर, और सारा कैंपेन आप ही के विरुद्ध है। ओबीसी से आप क्या उम्मीद करते हैं? ओबीसी इस बात को लेकर घबराया है कि जैसे इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, जैसे फैजाबाद अयोध्या हो गया, जिस दिन हैदराबाद भाग्यनगर होगा उस दिन उसका क्या होगा। तो इससे घबराया हुआ है, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि ओबीसी की चिंता उत्तर प्रदेश नहीं, उसकी चिंता हैदराबाद को नया संस्करण भाग्यनगर के रूप में जो होने जा रहा है, ये उनकी चिंता का विषय है। इसलिए वहां की बोखलाड़ की खींच वो यूपी में उतारना चाहता है। और याद रखना, ओवैसी के बयान को मैंने बहुत नजदीक से देखा है, सुना है जी। उन्होंने जो बात कही है, योगी सत्ता के सिंहासन पर हो या मठ में होगा, वो हमेशा से आतंकवाद और राष्ट्रद्रोहियों के लिए काल ही रहेगा। हमेशा खतरा ही रहेगा। मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में या मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी ने जो कार्य किया है देश के लिए, वो अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। और भारत का एक एक नागरिक मोदी जी के कार्य को एप्रिशिएट करता है, उनका अभिनंदन करता है और उन्हें हर प्रकार से फॉलो करता है। इसलिए इसके लिए हमें सर्टिफिकेट ओबीसी जैसे लोगों से नहीं लेना है। उसके अलावा भी मुख्यमंत्री जी देखिए, अब आपसे प्रभावित होकर बहुत सारे अफसर भी जो है पार्टी ज्वाइन करने लगे। मैंने देखा कि अभी कानपुर के पुलिस कमिश्नर जो है उन्होंने वीआरएस ले लिया। अभी हमने देखा कि एक ईडी के अफसर जो है उन्होंने भी वीआरएस ले लिया। वो भी जो है आपसे आशीर्वाद पाना चाहते हैं। देखिए, पार्टी के मूल्यों और सिद्धांतों के साथ जुड़ करके समाज का कोई भी अच्छा व्यक्ति अगर सेवा के भाव के साथ आना चाहता है तो स्वागत होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो समाज के हर एक तबके का, प्रभुत्व समाज का भी, किसानों का भी, नौजवानों का भी, महिलाओं का भी, श्रमिकों का भी, और समाज के हर एक तबके का प्रतिनिधित्व करने वाला दल है। यह किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं। ये तो सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास पर विश्वास करती है। ठीक है योगी जी, क्योंकि विकास एक बड़ा एजेंडा रहेगा, विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि साहब जो काम हम करके गए थे, चाहे वो मेट्रो का हो, एक्सप्रेस हाईवेज का हो, हॉस्पिटल्स का हो, और अखिलेश यादव ने कहा कि साहब ये काम हमने किया था लेकिन इसका क्रेडिट हमको नहीं मिल रहा है, इसका क्रेडिट सारा योगी जी ले जा रहे हैं। क्योंकि उनकी कार्य पद्धति भ्रष्टाचार से ओतप्रोत थी, उनकी नियत साफ नहीं थी। नेक नियत के साथ अगर कार्य किए होते तो गोमती रिवर फ्रंट का कार्य पूरा हो गया होता। 167 करोड़ की परियोजना 1400 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी अधूरी नहीं रहती। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के नाम पर जनता के साथ लोग इतना धोखा कर रहे थे कि जमीनी नहीं लेकिन एक्सप्रेस वे का टेंडर इन्होंने फाइनल कर दिए। आश्चर्य होता था मुझे, बड़े प्रोजेक्ट के लिए 80% लैंड होनी आवश्यक थी, मात्र 20% लैंड पर ये लोग टेंडर करा रहे हैं। और उसमें भी कितना ज्यादा भ्रष्टाचार और बेईमानी की पू थी। तो उनको तो ये भय है कि ये सब उजागर न हो, इसलिए बोल दो साहब ये हम भी करना चाहते थे। वैसे जैसे भगवान कृष्ण उनके सपने में आ ही रहे हैं, ऐसे विकास के सपने भी आ रहे होंगे। तो विकास के सपने तो आते रहते हैं। सत्ता में जाने के बाद व्यक्ति को एहसास होता है कि मैं ये काम कर सकता था, मैंने नहीं किया। ये पश्चाताप है उनका, उनकी ये सद्भावना नहीं, उनके मन में छुपी हुई उस दुर्भावना को प्रकटीकरण है। जिन्होंने प्रदेश के प्रति दुर्भावना व्यक्त किया था, आज उसका प्रकटीकरण उनके वक्तव्यों से बहुत स्पष्ट हो जाता है। मुख्यमंत्री जी, एक बात की और बड़ी चर्चा हुई, लखीमपुर खीरी केस को लेकर बड़ी चर्चा हुई।
और मैं समझता हूं कि कानून ने अपना काम भी किया। आपको क्या लगता है कि राजनीति इसको लेके हो रही है? इसको लेके क्या आपका जो चुनाव है, आपकी जो सीटें हैं, उस पे कहीं प्रभाव पड़ेगा क्या? देखिए, लखीमपुर खीरी की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार ने समयबद्ध ढंग से कानून के हिसाब से वहां पे कार्रवाई की है, लेकिन विपक्ष पहले दिन से ही इस पे राजनीति कर रहा है, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहता था। लेकिन मैं आभारी हूं जनता जनार्दन का, जो कांग्रेस सपा बसपा के बहकावे में नहीं आई और उन्होंने शांति और सौहार्द को बनाने में योगदान दिया और सरकार की कार्रवाई पर विश्वास किया। ठीक है, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जिन्ना पर भी एक वक्तव्य आया और आपने गन्ना दिया, उस पर भी एक लंबी बहस छिड़ी और जिन्ना पर जो बयान था उस पर अखिलेश कायम रहे। एक बड़ा मुद्दा पश्चिम उत्तर प्रदेश में कैराना भी था, जो कि एक एपी सेंटर पिछले चुनाव में भी था, जहां से चुनाव लोगों ने सोचा कि हम क्या करेंगे। तो आज भी जो चर्चाएं होती हैं वो जिन्ना और पलायन के मुद्दे पर सीमित रहती हैं इस चुनाव। देखिए, सीमित नहीं है। 31 अक्टूबर को जब पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा था, लौह पुरुष सरदार वल्लभ पटेल जी की पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ था। उस दिन समाजवादी पार्टी के मुखिया लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम न लेकर के उस दिन जिन्ना को महिमामंडित कर रहे थे। आप सोच देख सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की अखंडता के प्रतीक हैं, कोई संदेह किसी को नहीं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती के अवसर पर, जो नेशनल इंटीग्रिटी के लिए जिनका पूरा जीवन समर्पित था, उस दिन समाजवादी पार्टी ने जिन्ना का महिमामंडन करके सरदार साहब का अपमान किया। मुझे लगता है देश इसको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिन्नावादियों के लिए भारत में कोई जगह नहीं हो सकती जी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो इसका भुक्तभोगी है। कौन नहीं जानता, 1946 में डायरेक्ट एक्शन की घोषणा जिन्ना ने की थी। लाखों हिंदू मारे गए थे, वे सभी निर्दोष थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वही तो कार्य अखिलेश यादव ने किया था जब इनकी सरकार थी। मुजफ्फरनगर के दंगे जब हुए थे, कोसी कला के दंगे जब हुए थे, मेरठ और बरेली के दंगे जब हुए थे, लखनऊ कानपुर के उपद्रव जब हुए थे, यही तो ये लोग करते रहे। तो उनकी मानसिकता साफ है। हां, मुझे इस बात पर तसल्ली है, गौरव की अनुभूति होती है कि हमें सेवा का अवसर मिला। हमारे कार्यकाल के दौरान कोई दंगा नहीं हुआ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश कैश क्रॉप के रूप में वहां पर विख्यात है गन्ना। गन्ना किसानों का कई वर्षों का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। कोरोना कालखंड में सभी चीनी मिलें चली और 1,52,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हम करवा चुके हैं। अगर सपा बसपा की सरकार के सभी पूरे कार्यकाल खंड को जोड़ लें, उतना गन्ना मूल्य का भुगतान ये लोग नहीं कराए होंगे। योगी, लोगों के मन में बड़ा सवाल रहता है कि योगी जी जो है बड़े जल्दी बड़े तड़के उठ जाते हैं, सारा होमवर्क कर लेते हैं, सब कुछ उनको पता होता है। तो अभी तो दिनचर्या आपकी बड़ी व्यस्त होगी। नहीं, मेरी दिनचर्या चाहे कितनी व्यस्त होगी, लेकिन मेरी दिनचर्या तो जो है वही प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से शुरू हो जाती है जी, और देर रात्रि तक चलती है। ये चिंता उनकी होनी चाहिए जो 12 बजे सो के उठते हैं। पूछा जाना चाहिए उन लोगों से कि भैया चुनाव के दौरान कुछ बदलाव आएगा कि नहीं आएगा। भी वैसे उनके सौभाग्य से कोरोना आ गया है, तो कोरोना के बहाने वो और 12 बजे नहीं 2 बजे तक सो सकते हैं, लेकिन उनको थर्ड वेव सोने का एक अवसर और दे देगा। लेकिन उनके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। हमारे लिए ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि 12 बजे तक हमारी दिनचर्या जो चलती है, एक बार शुरू होती है तो फिर वो दिन भर एक बुलेट ट्रेन की तरह आगे बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि कोविड कोरोना का आपने जिक्र किया योगी जी, जो सेकेंड वेव थी बड़ी मार्मिक थी, पूरा देश उससे ग्रसित था। ये कहना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में दिक्कत थी, ये गलत होगा। पूरे देश में दिक्कत थी, हम भी दिल्ली में थे, वहां पे भी यही समस्याएं थी, हर जगह दिक्कत थी, लोग लड़ रहे थे। लेकिन उस वक्त
विपक्ष ने वो जो वेव थी, वो जो मैनेजमेंट था, उस पर कई सवाल खड़े करे आप पर, और कहा कि जिस तरीके से टैकल होना चाहिए था उसमें शायद कुछ कमी रही। जिनको जमीनी धरातल की जानकारी नहीं वही टिप्पणी भी कर रहे थे। मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं। कोविड मैनेजमेंट अच्छा किसका होगा? जो जीवन और जीविका दोनों बचा रहे हैं वो ठीक होगा, या जहां पे जीविका तो पूरी तरह समाप्त कर ही दी गई, लोगों का जीवन भी सुरक्षित नहीं था, वो अच्छा होगा? मुझे लगता है जीवन और जीविका जहां सुरक्षित है वही कोविड मैनेजमेंट अच्छा था। और प्रधानमंत्री जी ने यही मंत्र दिया था, जीवन भी बचाना, जीविका भी को भी बचाना है। दूर नहीं, मैं दिल्ली और यूपी की ही तुलना कर लूं। यूपी की आबादी है 25 करोड़, दिल्ली की है 1.25 करोड़, 2 करोड़ मान लेते हैं। जी जी। उत्तर प्रदेश के अंदर 1 मार्च 2020 से लेकर के आज तक 22,900 मौतें कोरोना से हुई हैं। मेरे आंकड़ों को आप नोट करते रहिए जी। हर एक मौत दुखद है और उन सभी परिवार वालों के प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन दिल्ली यूपी की यानी 12वां हिस्सा है, और 12वें हिस्से में यूपी से ज्यादा मौतें दिल्ली के अंदर हुई हैं। दिल्ली के अंदर मौत मुझे लगता है 24,000 से ज्यादा हुई हैं, 24-25 हजार के आसपास मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र जी। यूपी की आधी आबादी है, 12 करोड़ की आबादी महाराष्ट्र की है। यूपी के अंदर 22,900, महाराष्ट्र के अंदर 1,60,000 के आसपास मौतें हुई हैं। प्रबंधन किसका अच्छा है? अब दुनिया के अंदर मैं चल लेता हूं। ब्राजील 22.5-23 करोड़ की आबादी है, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़, कमोबेश बराबर की आबादी है। जी। उत्तर प्रदेश से मुझे लगता है कि लगभग 15 टाइम्स ज्यादा मौतें ब्राजील में हुई हैं। और अमेरिका 25 करोड़ की आबादी यूपी की, 33 करोड़ की आबादी अमेरिका की। अमेरिका के अंदर 6.5 लाख मौतें हुई हैं। अब कोरोना प्रबंधन किसका अच्छा है? ये जो सो कॉल्ड विशेषज्ञ हैं इनसे पूछा जाना चाहिए कि कोविड प्रबंधन का मायने क्या होता है। केवल छींटाकसी, मेरे कपड़ों को देख करके आप छींटाकसी करेंगे या हमारे कोरोना प्रबंधन को देखेंगे? मुख्यमंत्री जी, एक और विपक्ष सवाल उठा रहा था रोजगार को लेके, और आपने उसका जवाब बड़ा तरीके से दिया। मुझे ये बताइए कि जो विपक्ष कह रहा है कि लोग धरने पे बैठे हैं, बहुत सारे लोगों ने लाठियां खाई, हमने ये देखा कि इस बार रोजगार देने में करप्शन नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस सरकार की। देखिए, उत्तर प्रदेश का हर युवा हमारा युवा है, हमारी ऊर्जा का प्रतीक है, हमारी प्रतिभा का द्योतक है, और हमें अपने युवाओं पर गौरव की अनुभूति होती है। उसको जब भी अवसर मिला उसने वैश्विक पटल पर अपना एक नाम स्थापित किया है। इस युवा की कार्यपद्धति बहुत अभिनंदनीय है और मुझे प्रसन्नता है। 14 वर्षों तक सपा बसपा सपा की सरकार यूपी में थी। जितनी उन्होंने नौकरी नहीं दी उससे ज्यादा नौकरी हम लोगों ने इन 5 वर्षों में दी है। जितने लोगों को उन्होंने रोजगार और नौकरी नहीं दी उससे कई गुना ज्यादा नौकरी और रोजगार हमने यूपी में अंदर दिए। जितने लोगों को स्वतः रोजगार के लिए प्रेरित होना चाहिए था उन्होंने नहीं कर पाए, उससे कई गुना ज्यादा हम लोगों ने यूपी में किया। जब हम 16-17 में यूपी की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 18% था जी, आज 4% है। देश के अंदर सर्वाधिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहां है? बंगाल है, केरल है और कांग्रेस शासित राज्यों में है, अन्य विपक्षी राज्यों में है। यूपी तेजी के साथ डबल इंजन की सरकार का लाभ यहां के युवाओं को मिला है और हर एक तबके को मिला, बिना भेदभाव के मिला है। पारदर्शी और ईमानदारी भर्ती की प्रक्रिया, उसने एक नया विश्वास भरा यूपी के नौजवानों के अंदर। आपको मैं कुछ उदाहरण दूंगा। 1947 से लेकर 2017 के बीच जितनी महिला पुलिसकर्मी यूपी के अंदर थीं, आज उससे
3 गुना ज्यादा महिला पुलिसकर्मी हैं हमारे पास उत्तर प्रदेश पुलिस बल में। आज हम हर ग्राम पंचायत में एक महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती कर चुके हैं। ये बहुत सारे कार्य हैं जो इस बात को बताता है सरकार ने अपने स्तर पर अच्छा करने का प्रयास किया, अच्छा किया भी है, अच्छा करने का और अच्छा करने का प्रयास किया है। लेकिन कुछ मानक गढ़े हैं और वह गढ़ने वाले मानक प्रदेश के युवाओं के जीवन में बेहतरीन करने के लिए, जो युवा कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाते थे, कोचिंग संस्थाओं की मोटी फीस नहीं दे सकते थे, उन युवाओं के लिए भी हमने योजना बनाई। उन युवाओं के लिए भी हम योजनाएं लेके आए और खासतौर पर उन युवाओं के लिए जो हम योजना लेकर के आए उसमें अभ्युदय कोचिंग योजना जी हर जिले में प्रारंभ हो चुकी है। हमने टैबलेट के साथ उस योजना को जोड़ा, यानी डिजिटली उसको स्मार्ट बनाने के लिए हमने उस प्रत्येक युवा को उसको सुविधा भी उपलब्ध करवाई है। 1 करोड़ युवाओं को प्रदेश के अंदर वर्तमान में टैबलेट स्मार्टफोन हम दे रहे हैं। इससे पहले तो नहीं होता था। इससे पहले तो हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए सोचता था। नौकरी कोई निकलती थी, चाचा भतीजा वसूली पे निकल पड़ते थे, उनका पूरा गैंग वसूली में निकल पड़ता था। आज तो कोई हमारी भर्ती पे उंगली नहीं उठा सकता। ठीक है, क्योंकि युवाओं की बात हो रही थी, उम्र की बात हो रही थी। जब आप मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त मुझे याद है आपने कहा था अखिलेश मुझसे 2 साल छोटे हैं और राहुल मुझसे 2 साल बड़े। 1 साल छोटे हैं, 1 साल बड़े। 1 साल बड़े हैं, माफ करिएगा, छोटे। 5 साल आपने अपना कार्यकाल किया। एक विजन होता है। अब आगे अगर मौका मिलता है तो इस प्रदेश को आपने एज अ चीफ मिनिस्टर, बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है, 22 करोड़ के ऊपर लोग हैं, इस प्रदेश को आपने कैसे देखा? अनुभव आपका 5 साल का क्या रहा और आगे का विजन क्या है प्रदेश के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश अपार क्षमताओं से भरपूर है। इन क्षमताओं का उपयोग उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों के रूप में स्थापित करने के लिए पिछली सरकारों ने नहीं किया। और मैं इस बात को कह सकता हूं, हमारी सरकार को जनता ने जो जनादेश दिया था, हमारी सरकार पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ उन क्षमताओं को राष्ट्रव्यापी स्तर पर, वैश्विक स्तर पर ले जाने का प्रयास की और उन क्षमताओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने के दिशा में हम लोगों ने प्रयास किए। उत्तर प्रदेश जैसे छठी अर्थव्यवस्था से नंबर 2 की अर्थव्यवस्था हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया, ऐसे उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनना चाहिए। नंबर 1 अर्थव्यवस्था, नंबर 1 यहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति, यहां पे प्रति व्यक्ति आय नेशनल एवरेज से अधिक होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो यहां पर है, सब कुछ यहां पर है। तो सब कुछ यहां पर है तो उन सभी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने की प्रयास किए जाने चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी पुनः आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इन लक्ष्यों को, की सरकार इन लक्ष्यों को जरूर प्राप्त करेगी। मुख्यमंत्री जी, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि आप, कोई ऐसा जिला नहीं उत्तर प्रदेश का जहां आपने न जाने कितने दौरे कर लिए। मेरे मन में एक सवाल था कि जब भी आप बनारस जाते थे तो गोरखपुर जाते थे, गोरखपुर जाते थे तो बनारस जाते थे, कहां ज्यादा गए आप? गोरखपुर ज्यादा गए या बनारस ज्यादा गए? देखिए, मेरे लिए प्रदेश का हर जनपद महत्वपूर्ण है जी, और हर एक जनपद के लिए मेरी उतनी ही प्रतिबद्धता है। आपके पास तो बुंदेलखंड की बात भी कर सकते हैं। जी जी, देखिए, बुंदेलखंड सूखे की चपेट में था। आज बुंदेलखंड में हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने केन बेतवा नदी जोड़ो कार्य योजना को स्वीकृति दी है। और आज बुंदेलखंड में हर घर नल की योजना, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, डिफेंस कॉरिडोर, अर्जुन सहायक परियोजना, बंडई परियोजना, रसिन परियोजना, ये सभी लागू हो चुकी हैं। वह बुंदेलखंड जो पहले सूखे की मार झेलता था, सूखे की के लिए अभिषिक्त माना जाता था, आज वही बुंदेलखंड पर्याप्त मात्रा में सरफेस वाटर का भरपूर आनंद ले रहा है। हर घर नल योजना हम मार्च 2022 तक हर घर तक पहुंचा देंगे। हर खेत को पानी पहुंचाने की कार्रवाई की दिशा में युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है। चित्रकूट में एयरपोर्ट बन गया है, ललितपुर में नया एयरपोर्ट बना रहे हैं। हर एक दिशा में वह समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है।
तो मैंने कई दौरे किए बुंदेलखंड में भी। जी। मैं सहारनपुर भी कई बार गया हूं, अयोध्या भी मैं दर्जनों बार गया हूं। पहले की सरकारों में 40-40 साल तक लोगों और को नोएडा अवसर भी, मिला। नोएडा तो मैं मिथक तोड़ने के लिए जी गया जी था। जी। लोगों ने कहा कि साहब जो बिजनौर और नोएडा जाता है वो मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं करता है। मैंने कहा चिंता मत करो, मैं जाऊंगा, मैं अपना कार्यकाल भी पूरा करूंगा। और हम लोगों ने अपना कार्यकाल भी सफलतापूर्वक पूरा कर रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बना करके आएगी। ठीक है, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। योगी जी, एक तस्वीर ट्वीट हुई और बहुत उसकी चर्चा हुई जिसमें आप और प्रधानमंत्री साथ में थे, बहुत चर्चित थी, बहुत लोगों ने उसको देखा। उसमें सवाल सबका यही था कि प्रधानमंत्री जी आपसे कुछ बात कर रहे थे, क्योंकि उनका भी एक विशेष जुड़ाव उत्तर प्रदेश से रहता है, बनारस से वो सांसद है, तो क्या समय समय पर वो भी कुछ टिप्स देते हैं? जो फोटो थी उसमें लग रहा था कि कुछ वो आपको कहना चाह रहे हैं, कुछ समझाना चाह रहे हैं, कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे अभिभावक हैं और नेता भी हैं। उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हम कर पाए हैं, यहां का विकास, भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करना, ये सब उनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से हो पाया है। और स्वाभाविक रूप से जब भी हमें अवसर मिलता है तो प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम जरूर लेते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री की बात योगी चली थी, एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है देश में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर, और पंजाब में जो मूवमेंट था, जिस तरीके से गाड़ी रुकी रही वहां पर, उसको लेकर यह हुआ कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, पहला। दूसरा, जिस जगह पर वो थे वहां से महज 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का बॉर्डर था। बीजेपी ने आरोप लगाया जानबूझ के किया गया, कांग्रेस ने कहा हमने अपने एसपीजी प्रोटोकॉल्स फॉलो करे, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी बोले, और कहा कि आप जांच करा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री जी व्यक्ति नहीं, एक संस्था है। एक संवैधानिक संस्थाओं का अवमानना यह कांग्रेस की फितरत है जी। और यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं की अवमानना की आदी बन चुकी है। यह पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है यह शर्मनाक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और इसका दूसरा पहलू और भी खतरनाक है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के बारे में पंजाब के मुख्यमंत्री का यह वक्तव्य कि मैंने प्रियंका वाड्रा को ब्रीफ किया था, जी जी, यह और भी खतरनाक है। ये एक गंभीर साजिश की बू इससे आती है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस की साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए और जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आपको लगता है कि ये बदला लेने की, मतलब जैसे बदले की राजनीति की भावना से किया गया? ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती कांग्रेस प्रस्तुत करने का षड्यंत्र कर रही है। मुख्यमंत्री जी, एक और सवाल ले लेते हैं सर। बिजली को लेकर बड़ी सारी बातें हो रही हैं, अभी आपने भी बिजली को लेकर बड़ी राहत दी लोगों को। आपको क्या लगता है, बिजली कितना बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में 3 से 4 जनपदों में बिजली मिलती थी, बाकी 71 से 72 जनपद अंधेरे में रहते थे। आज हम सभी 75 जनपदों में पर्याप्त बिजली दे रहे हैं। सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली। जो लोग बिजली नहीं देते थे वो तो जनता का शोषण करते थे, उनसे बिजली बिल का वसूली जरूर करते थे, लेकिन बिजली देते ही नहीं थे। पिछली सरकार ने इतने खतरनाक पीपीए किए थे, पावर परचेज एग्रीमेंट किए थे जी, कि पूरा प्रदेश उससे बिक जाता। इन्होंने प्रदेश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया था। जहां पर रियायत देने की बात आई, हमने वो रियायत भी दी है। 1,21,000 से अधिक मजरों तक बिजली पहुंचाने का काम, यानी वहां तक हमने बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। 1,43,000 परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन भी दिए और किसानों को भी राहत दिया। अभी तो किसानों को हम लोगों ने जो बिजली के उनके परंपरागत बिल आ रहे थे पहले से, उसको आधा किया है। और अभी पीएम कुसुम की एक योजना आ रही है जी, मुझे लगता है कि अगले वर्ष तक उसको हम लागू कर लेंगे।
हर एक किसान को जिस दिन हमारे पीएम कुसुम की योजना प्रदेश के अंदर पूरी तरह लागू हो जाएगी, फ्री में बिजली, फ्री में पानी मिलेगा उनके खेतों में। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बीजेपी ने कहा था 370 हटाएंगे, 35 से हटाएंगे, ट्रिपल तलाक, मुझे याद है प्रधानमंत्री कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश में ही इस बात को कहा था, सीएनआरसी की बात थी, वो भी पूरा होगा। अब जो एक नैरेटिव है वो दो चीजों पर है, पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड और दूसरा पॉपुलेशन कंट्रोल। उस पर आपका वक्तव्य। देखिए, आप ये मान के चलिए कि देश की आवश्यकता और देश के हितों के लिए जो भी कदम होंगे वह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार करने में सक्षम है, करेगी। जो भी आवश्यक होगा। और कल्पना करिए अगर केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार नहीं होती, क्या अयोध्या में राम जन्मभूमि में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य का शुभारंभ हो पाता? क्या काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो पाता? क्या गंगा विरल और निर्मल हो गई होती? क्या कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो जाती? क्या ट्रिपल तलाक के कलंक से इस देश की आधी आबादी मुक्त हो पाती? ये सभी कार्य समयबद्ध ढंग से जन भावनाओं का सम्मान करते हुए संवैधानिक दायरे में रह करके सरकार ने किए हैं। आगे भी जो कहेंगे उसको करके दिखाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी वचनबद्धता और अपने संकल्प के लिए हमेशा जानी जाती है और उसको हम पूरा करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी, हम लोग ये मान के चलें कि अब की बार 300 पार मुहर लग गई है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 325 प्लस के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। ठीक है, क्योंकि आखिरी सवाल, क्योंकि जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई योगी जी, हालांकि इसका एक बहुत बड़े दिन से चर्चा थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, कौन, बहुत सारी चर्चाएं हुई और बहुत नपा-तुला जवाब भी हमने हर जगह देखा। लेकिन जो पोस्टर आया, बार बार जो डबल इंजन की बात होती है कि नीचे भी सरकार है, ऊपर भी सरकार है, प्रदेश में भी है, उस पोस्टर में आप और प्राइम मिनिस्टर थे, तो बहुत स्वाभाविक लगता है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिवादी, जातिवादी, परिवारवादी दल नहीं है, क्षेत्रवादी दल नहीं है। वो अपने आप में एक बृहद परिवार है और इसमें अलग अलग कार्यकर्ता की अलग अलग जिम्मेदारी अलग अलग समय में हो सकती है। उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए हर कार्यकर्ता को हमेशा तैयार रहना होगा। जहां कोई भी जिम्मेदारी छोटी और बड़ी नहीं होती, जहां जो जिम्मेदारी मिलेगी वह जिम्मेदारी का निर्वहन उस रूप में वह करेगा और करता है, और यह केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही हो सकता है। बाकी अन्य दल जातिवाद, परिवारवाद से ग्रसित हैं, उसके दायरे के बाहर वो सोच नहीं सकते। यही अंतर था, यही फर्क है। सपा, बसपा, कांग्रेस, इनके लिए अपना परिवार ही प्रदेश है, इनके लिए अपना परिवार ही देश है, और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए 135 करोड़ का भारत अपना परिवार है, और मेरे लिए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ही मेरा परिवार है। बहुत शुक्रिया योगी आदित्यनाथ जी, आप आए मंच पर और आपने विस्तार से सभी सवालों के जवाब दिए। बहुत शुक्रिया। मंच जारी रहेगा। रजत, इसमें एक लाइन, इंडिया न्यूज। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। एक लाइन ये और जोड़ देते हैं कि भाई जिसने जीता उत्तर प्रदेश उसने जीता पूरा देश। मैं समझता हूं कि जो तस्वीर योगी जी और प्रधानमंत्री जी की थी वो डबल इंजन सरकार को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करती है। तो आप कहीं नहीं जाइए, क्योंकि मंच पे और बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं।